नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस मंच के माध्यम से हम आपको हर दिन एक नए सर्जक और उनकी सर्जना से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं आज की प्रस्तुति की ओर। इस मंच पर कल आपने ब्रिटेन की प्रसिद्ध प्रवासी भारतीय साहित्यकार दिव्या माथुर जी की अंतिम 3 दिन कहानी का पहला भाग सुना। प्रस्तुत कर रही थी साहित्यकार और पत्रकार आराधना झा। आज हम उपस्थित हैं उसी कहानी का दूसरा और अंतिम भाग लेकर के। हमें उम्मीद है कि यह कहानी अपने कलेवर व शानदार पाठ से आपको अवश्य मुग्ध करेगी। तो बताना न भूलिएगा कि कैसी लगी यह कहानी। हमें आपकी प्रतिक्रिया का कमेंट बॉक्स में इंतजार है। नमस्कार, मैं आराधना झा श्रीवास्तव सिंगापुर से दस्तक साहित्य संसार के सभी दर्शकों का सादर अभिवादन कर रही हूँ। आज मैं आपको ब्रिटेन की प्रसिद्ध साहित्यकार दिव्या माथुर जी की लिखी हुई कहानी अंतिम 3 दिन सुनाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में आपने जाना कि किस तरह डॉक्टर के माध्यम से माया को पता चलता है कि अब उसकी जिंदगी के केवल अंतिम 3 दिन ही बचे हुए हैं। मरने से पहले माया अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहती है। क्या है मरने से पहले माया की योजना और कैसे बीते मौत से पहले के उसके अंतिम 3 दिन। आइए अब आपको सुनाती हूँ आगे की कहानी। भोजन से माया को याद आया कि उसके जीजाजी के 13वीं के अवसर पर बनवाए गए कद्दू की सब्जी लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। बच्चों को तो ये भी पता नहीं होगा कि कद्दू क्या होता है। अपनी 13वीं का मेन्यू भी वो स्वयं भी बनाते तो कैसा रहेगा। बच्चे कहीं ये ना सोचे कि माँ को उन पर जरा भी विश्वास न था। क्रिसमस के कार्ड्स वह अक्टूबर में ही लिखकर रख देती है। ये तो अच्छा हुआ कि उसे केवल 3 दिन का ही नोटिस मिला, अन्यथा अपनी मृत्यु की तैयारी में वो महीनों व्यस्त रहती। घर वापस आकर माया ने अपनी शांति और तसल्ली के लिए एक फाइल खोल ही ली। पहले पन्ने पर अंत्येष्टि निदेशक, उसके सहायक, जाने माने खान पान प्रबंधकों के नाम, पते, फोन और ईमेल आदि सब लिख दिए, इस टिप्पणी के साथ कि बच्चे चाहे तो सपना केटरर द्वारा मौसा जी की 13वीं वाला मेन्यू ऑर्डर कर सकते हैं। और हाँ, यदि कुछ नया और आधुनिक आयोजन करना चाहे तो माया को कोई आपत्ति नहीं होगी। आगंतुकों की भीड़ भाड़ में घर की सफाई और चाय पानी के इंतजाम के लिए ममता का होना आवश्यक है। हालांकि माया की मृत्यु का समाचार सुनकर कहीं उसके हाथ पांव ही न फूल जाए। एक तो बेटे की परेशानी और उस पर माया की मृत्यु कैसे सह पाएगी बेचारी ममता, जिसके नारायण नारायण के जाप ने माया की नाक में दम कर रखा है। उसका बस चले तो बस 24 घंटे काम करे ताकि नारायण को जल्दी से जल्दी लंदन बुला पाए। लेकिन डरती है कि गुंडों को नारायण की इस मंशा की भनक भी पड़ गई तो न जाने उसका वो क्या हश्र करेंगे। नारायण कहाँ समझता है ममता की मजबूरी, उसकी बेबसी और उसकी चिंता। बच्चों को तो जो चाहिए बस चाहिए। माया की पोती रिया जब केवल 3 वर्ष की थी तो दादा की बेशकीमती घड़ी लेने की जिद कर रही थी। माया ने हंसी हंसी में कह दिया कि दादाजी की मृत्यु के बाद ये घड़ी उसी को मिलेगी। रिया ने झट पूछा, दादी, when will दादाजी डाय? कितने ही लोग हर रोज अपने सगे संबंधियों की मरने की राह देखते हैं। अभी हाल ही में केवल $1000 के लिए 2 पोतियों ने मिलकर अपनी दादी की हत्या कर डाली। दहेज की वजह से भारत में कितनी ही युवतियां जीते जी जला दी जाती हैं। जितना पैसा माँ बाप दहेज में लगाते हैं, यदि वो अपनी बच्चियों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करें तो वे उनके बुढ़ापे की लाठी बन सकती हैं। 2 बेटों के होते हुए भी माया आज कितनी अकेली है। एक महक ही तो है जो उसका हाल चाल पूछती है, उसके सर में तेल मलती है, उसके नए पुराने कपड़े छांटती है और फिर उसे चिपट कर सो भी जाती है। महक और पीटर कभी कभी उसे जबरदस्ती सेंट एंड्रूज ले जाते हैं, किंतु उसे बेटी के घर में रहने की बात खटकती है। जबकि पश्चिम की सासें तो अधिकतर दामादों के यहाँ ही रहती है। माया भी कितनी दोगली है, किंतु बुराइयां किसमें नहीं होती। कोई जरा माया से सहायता मांग ले तो वो ना नहीं कह पाती। उत्साह में या तो वो ये भी भूल जाती है कि उसके पास समय होगा भी कि नहीं, बस पूरे जोर शोर से जुट जाती है। व्यवस्था का कोई भी एक पहलू हो, मजाल है कि उसकी आंख से छूट जाए। शव पेटिका की व्यवस्था माया पहले ही कर चुकी है।
बच्चों पे छोड़ देती तो वे सबसे महंगी लकड़ी का सुनहरी कुंडों का से जड़ा बक्सा ही खरीदते। शव को कपड़े में लपेट कर भी तो काम चलाया जा सकता है, भाड़ में ही तो झोंकना है। भारत में लोग कितने यूजर फ्रेंडली होते हैं, हर चीज रिसाइकिल करते हैं। ऐसा किसी गरीब के काम आ जाए तो अच्छा है, पर कौन देकर जाता है कुछ गरीबों को। पिछले हफ्ते ही माया ने कुछ धन हरे रामा हरे कृष्ण वालों को दिया था, किंतु उस दान से उसे कुछ भी तृप्ति नहीं मिली थी। रॉयल स्कूल ऑफ ब्लाइंड्स को कुछ धन देने की बात माया कब से सोच रही है, पर यह सोचकर कि 90% धन तो चंदा इकट्ठे करने वालों की जेब नहीं चला जाता है, वो बात को टालती रही है। गोरे लोग गरीबों की सहायता के लिए कितना दान देते हैं, ये तो कभी नहीं सोचते कि पैसा कहाँ जा रहा है। वास्तव में वो अधिक से अधिक धन बच्चों के नाम छोड़कर जाना चाहती है। ये जानते हुए भी उषा क्या कहेगी, हमारे हिस्से बस इतना ही मामा वरुण और विधि को जरूर अलग से दे गई होंगी। महक को कुछ नहीं चाहिए और विधि को कुछ भी दे दो वो यही कहेगी, मम्मी जी पहले आप महक जीजी और भाभी से पसंद करवा लीजिए, मैं बाद में ले लूंगी। न जाने अरुण और उषा सदा यही क्यों सोचते हैं कि माया वरुण और विधि को अधिक चाहती है। कोई माँ से पूछे उसे अपनी कौन सी आंख प्यारी है। माया को लगता है कि जैसे जैसे व्यक्ति उम्र में बड़ा होता है अधिक आसक्त हो जाता है। जहां विधि और महक को पैसों अथवा चीजों की जरा परवाह नहीं, वहीं उषा को और स्वयं उसे छोटी छोटी चीजों से भी लगाव है। अस्थायी और क्षणिक प्रसन्नता के लिए इतना आयोजन, इतना प्रयोजन, और परम आनंद के लिए कुछ भी नहीं। किंतु आनंद भी तो इन्हीं रिश्तों से जुड़ा है। जहां जा रही है माया वहां सुख दुख के शायद दूसरे मायने हों, शायद वहां सुख दुख हो ही नहीं। पिछले साल ही तो माया ऋषिकेश में दीपक चोपड़ा से मिली थी। आनंदा में वे अपने 25 अनुयायियों के साथ ठहरे थे। मृत्यु जैसे पेचीदा विषय को उन्होंने बड़े सरल तरीके से समझाया था। इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, पर उसका पुनर्जन्म भी उतना ही निश्चित है जैसे कि फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं और फिर खिल उठते हैं। माया की मुसीबत बस ये है कि ऐसी बातें उसके मस्तिष्क में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। पारसियों के मृत्यु संस्कारों के विषय में माया ने एक बार अपनी सहेली जरबानो से चर्चा की थी। माया ने तब सोचा था कि चीलों द्वारा नोच खसोट कर खाना मृतक का अपमान नहीं तो और क्या है। किंतु इस जाति की भावना तो देखिए, शायद ये लोग अंततोगत्वा परम पिता परमात्मा में समा जाते हैं। माया के पति हरीश की मृत्यु हुए 5 वर्ष होने को आए। उन्हें दफ्तर में दिल का दौरा पड़ा था और एम्बुलेंस पहुंचने के पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके शव को घंटों निहारते बैठी रही थी माया कि अब सांस आए कि तब। 35 वर्षों के लंबे वैवाहिक जीवन में ये दोनों कभी अकेले नहीं रहे। अब क्या बचा था? केवल चौखट, दरवाजे और दीवार, और इन सब से सिर मारती माया। अरुण और उषा तो पहले ही अलग घर बसा चुके थे। 18 वर्ष की आयु में विवाह करके महक अपने पति पीटर के साथ स्कॉटलैंड जाकर बस गई थी। वरुण बर्मिंघम में पढ़ रहा था। संबंधियों और पड़ोसियों के घरों से पूरे 2 हफ्तों तक परिवार के लिए ही नहीं अपितु मेहमानों के लिए भी खाना पीना आता रहा था। भजनों के नए नए सीडीज कैसेट्स बजते रहे, दिए में घी डाला जाता रहा। 1 सप्ताह के अंदर ही माया ने अपने दुख पर पूरी तरह काबू पा लिया था और घर परिवार अब उसके पूरे नियंत्रण में था। विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर हरीश ने उसे हीरों के छोटी छोटी बूंदे और नेकलेस दिए थे जो माया की सफेद साड़ी के साथ जच रहे थे। नए काले क्रिस्प सूटों में बेटो, दामाद और पोते को देख माया फूली नहीं समा रही थी। बहुएं स्वयं लिपटी थी काली साड़ियों में जिस पर चांदी के धागों का हल्का काम था। माया ने ही कहा था कि चाहे कितना भी बुरा अवसर क्यों ना हो, सुहागिनी काला कपड़ा नहीं पहनती। घर में अवलोकनार्थ रखे हरीश के शव को देख महक का बेटा आर्यन बार बार हलो दादू पुकारे जा रहा था। जब कभी आर्यन शरारत करता वो उससे कुट्टी कर लिया करते, किंतु जहां उसने गाल फुलाए कि हुई दादू की अब्बा, वाई इज दादू नॉट टॉकिंग टू मी, उसकी आंखों में आंसू भरे थे। ममा टेल दादू आई एम नॉट नॉटी एनी मोर,
माया भी रो पड़ी। हरीश के फूलों को गंगा में विसर्जन करने के लिए पूरा परिवार हरिद्वार पहुंचा था। माया का भारी भरकम भाई पारस यदि उन सब को नहीं संभालता तो पंडितों की धक्का मुक्की में इस परिवार का वही राम नाम सत्य हो जाता। वरुण और विधि तो पहली बार भारत आए थे। उनकी एक्सक्यूज मी किस काम आती। माया यही सोचती रही कि हरीश का क्रियाक्रम यदि भारत में करना पड़ता तो बच्चों के शब्द का बांध अवश्य टूट जाता। वरुण को यदि पिता का कपाल फोड़ना पड़ता तो न जाने क्या होता। माया को साधु संतों बाबाओं और माताओं पर कोई श्रद्धा नहीं, किंतु माया इस बार अपनी पड़ोसन जयश्री के चक्कर में फंस ही गई, जो ऐरे गहरे नत्थु खैरे सभी बाबाओं और माताओं के सत्संगों में जाती है। भीड़ में बैठी हुई माया को इंगित करते जब बाबा ने पूछा, बेटी किसके शोक में डूबी हो, तो माया ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है। बाबा ने उसकी रोती धोती शक्ल से अंदाजा लगा लिया होगा कि वो ताजी ताजी विधवा हुई है। खैर, जब बाबा मन की बात जानते हैं तो वो माया का कष्ट भी जानते होंगे। जयश्री उसे पकड़कर बाबा के ठीक आगे ले गई। बाबा, इसका हस्बैंड ऑफ थे गया छे, कोई नई साथे बात करती न छी अने कोई न मलती न थी। माया को हंसी आ गई और बाबा भी मुस्कुरा पड़े। अपनी हानि को तो बेटी सभी रोते हैं, कभी उनकी भी सोचो जो प्रभु के पास है। उनके लाभ में तुम्हें भी प्रसन्न होना चाहिए। अचानक माया के हृदय में एक सुकून व्याप्त हो गया। वो भी कितनी स्वार्थी थी, उसने हरीश के विषय में कभी सोचा ही नहीं। हरीश एक जाने माने वकील थे, किंतु बाल की खाल उतारने की विशेषज्ञ थी माया, जिसे वो मीलॉर्ड कहकर संबोधित करते थे। हरीश यदि जीवित होते तो उसकी शव पेटिका को मोगरे के फूलों से लाद देते। सगे संबंधी गुलदस्ते लेकर आएंगे, नहीं होंगे तो बस उनके भिजवाए मोगरे के फूल। कितनी अधूरी और फीकी लगेगी माया की शव यात्रा। शायद हरीश उसके इंतजार में हो। वो हुलस उठी, पर क्या करे। हरीश की याद उसे कभी कभी दीवाना बना देती है। दिल है कि संभलता ही नहीं। याद आए वो यूं जैसे दुखती पांव बेवाई जी। माँ बचपन में माया को हरिश्चंद्र तारामती के अमर प्रेम की कहानी सुनाती थी, वही तारामती जो अपने पति को यमराज से भी छुड़ा लाई थी। माया ने हाल ही में एक बीबीसी पर फिल्म देखी जो एक ऐसी बीमारी के विषय में थी जिसमें रोगी बिल्कुल मृत दिखाई पड़ता है। बहुत बार उसे ऐसी ही स्थिति में दफना तक दिया जाता है। माया को लगा कि सत्यवान के साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ होगा। भाविवल माया ने अंत्येष्टि निदेशक को मोगरे के छल्ले पर स्वागतम माया सस्नेह हरीश लिखवाने का निर्देश दे दिया। कितना मजा आएगा जब मातमी मोगरे के फूलों के साथ हरीश का नाम देखेंगे। अंतिम बार दोनों का नाम एक साथ। रोमांचित हो उठी। When in Rome, be Roman कहावत को अंजाम देने के लिए उसने एक काली रॉल्स रॉयस भी आरक्षित करवा ली। माया की अर्थी भी तो शान से उठनी चाहिए, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। काली रॉल्स रॉयस पे मोगरे के फूल कितने भव्य दिखेंगे। गली कूचों में लोग ठिठक कर रुक जाएंगे और सराहेंगे उसकी शव यात्रा को। देवग्रंथों के अनुसार आत्मा को न तो कोई मार सकता है न ही कोई दुख पहुंचा सकता है। फिर काहे का डर? डर तो बस माया को है, पुनर्जन्म से। वही पढ़ाई लिखाई, विवाह, बच्चे और फिर यही मृत्यु। जाने कीड़े मकोड़ों और जानवरों को याद रहता हो अपना पिछला जन्म। शायद इसी का नाम नर्क है। माया को अपने पिछले जन्म की कुछ कुछ याद है। वैसे तो मनुष्य का मस्तिष्क न जाने क्या क्या गुल खिलाता है, किंतु यदि ये बात सच है तो माया मनुष्य की योनि में 2 बार जन्म ले चुकी है। तीसरी बार मनुष्य योनि का संयोग कुछ कम ही लगता है। खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी से परेशान होने का क्या फायदा। इस आखिरी वक्त में भजन गाने से भगवान प्रसन्न होने से रहे। तैयारी भी करे तो क्या और कैसी। जब भी माया किसी यात्रा पर निकलती है तो ढेर सी तैयारी करके चलती है। हर तरह की बीमारी की दवाइयाँ, गर्म पानी की बोतल, परिरक्षित भोजन, अचार, मुरब्बे, माचिस, स्क्रू ड्राइवर, चाकू, गर्म कपड़े, कंबल, ब्रांडी, कुर्सियाँ, मेज, पेट्रोल के अतिरिक्त कनस्तर और न जाने क्या क्या सामान सहित वह लदी फदी लौटती है तो बच्चे हंसते हैं। Didn't we tell you to travel light, मम? अब चाहे अंगारों पे चलना पड़े या बर्फ पर,
इस यात्रा पर तो उसे खाली हाथ ही निकलना है। समय की पाबंद माया बिल्कुल तैयार बैठी है। मृत्यु को दोष नहीं दिया जा सकता और न ही डॉक्टरों को। कोई समय तो तय किया नहीं गया था। पहली बार उसके दिमाग में ये बात आई कि डॉक्टर गलत भी तो हो सकता है, किंतु आस की एक नन्ही सी किरण भी उसे और जीने के लिए उत्तेजित नहीं कर पाए। डॉक्टर ने तो उससे कोई विशेष सहानुभूति भी प्रकट नहीं की, जबकि यहाँ मरणासन रोगियों को विशेष परामर्श की सुविधा दी जाती है। काश कि बिजली के बटन की तरह जीवन का स्विच खट से बंद कर पाती। उसकी ऊर्जा व्यर्थ जा रही है। शायद उसे आवश्यकता पड़े इसकी मृत्यु के उपरांत, किंतु मनुष्य के बस में कुछ भी तो नहीं है। आंधी, तूफान और भूचाल आदि के माध्यम से प्रकृति जब तब प्राणियों की संख्या नियंत्रित करती रहती है, जिसे ईश्वर का कोप समझकर झेलते हैं पृथ्वीवासी। जो समझ के परे हो उसे भगवान का नाम दे या किसी बुद्धिमान अभिकल्पक यानी इंटेलिजेंट डिजाइनर का, क्योंकि जगत की संरचना के पीछे 1% संदेह तो बना ही हुआ है। इसी विषय को लेकर विकासशील देशों में भी लोगों के बीच छिटपुट घटनाएं सुनने को मिलती है, जिसमें कोई डार्विन के विकासवादी सिद्धांत को कोसता है तो कोई विज्ञान को। माया के पल्ले जब कुछ नहीं पड़ता तो वो गाने लगती है, कोई तो बता दे जल नीर की सिया प्यासी है। शायद मरकर मिलना हो उस बुद्धिमान अभिकल्पक से, किसी से तो मिलना होगा ही। उसे हरीश का पता ठिकाना मालूम करके ही रहेगी माया। माया की माँ जो अपनी सास को दकियानूसी करार देती आई थी, पति की मृत्यु के उपरांत स्वयं अंध विद्यालयों में कंबल और भोजन आदि बांटने लगी थी। जब तक जिंदा रहे माया के पिता का कहना था कि दादाजी की आत्मा तो तभी तृप्त होगी जब घर में कोफ्ते और मुर्ग मसल्लम पकेगा बटेगा। जहां तक हरीश का प्रश्न है तो माया कोई खतरा नहीं उठाना चाहती। हरीश की बरसी पर पूजा पाठ दान हवन सब करवाती है। बनारस से लाई हुई गंगाजल की बोतल को माया ने अपने सिरहने पर रख लिया है। फाइल में उसने झटपट एक टिप्पणी और लिख दी है कि उसकी अस्थियां रिवर थेम्स में भी डाली जा सकती हैं। हरिद्वार में बेचारे बच्चे कहाँ धक्का खाते फिरते रहेंगे। एक कहावत है ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वर्षों पहले किसी वैश्विक ने विष का स्वाद जानने के लिए अपने आप पर एक प्रयोग किया था। जीभ पर जहर रखते ही वह मर गया। माया ने सोचा यदि सभी मरणासन्न लोग कोई एक प्रयोग करके मरे तो विश्व की कई गुत्थियां सुलझ सकती हैं। मिसाल के लिए माया जानना चाहती है कि मरते समय व्यक्ति को कैसा अनुभव होता है। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी तर्जनी पर लाल रंग यानी अशांति और बीच की उंगली पर हरा रंग यानी कि शांति का रंग लगाकर मरेगी, ताकि चादर पर रगड़े हुए रंग से लोग निष्कर्ष निकाल सके। पारस होता तो दोनों बैठकर इस प्रयोग की बारीकियों में उतरते। माया की नजरें फिर पर्दों पर जा ठहरी। ममता इस शनिवार आए न आए। ममता बता रही थी कि नारायण ने जब गिरोह के सरदार से मां के पास जाने की अनुमति मांगी तो उसे जान से मार डालने की धमकी दी गई। वो ममता को आज ही पैसे दे देगी ताकि वो पटना जाकर गुंडों से नारायण को छुड़ा सके। कितनी खुश हो जाएगी ममता। माया पर्दे उतारने को अभी स्टूल पर चढ़ी ही थी कि घंटी बजी। इस समय कौन हो सकता है? कहीं वो किसी को बुलाकर भूल तो नहीं गई? दरवाजा खुला तो देखा बाहर ममता खड़ी थी। तू 100 बरस जिएगी ममता, अभी मैं तुझे ही याद कर रही थी। माया चहकी। मैडम जी, वो नारायण है ना, वो। बदहवासी में ममता ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? उसका एक्सीडेंट। माया यदि उसे संभाल न लेती तो ममता वही ढेर हो जाती। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और हिचकियों के मारे उसका बोलना मुहाल था। उसके आधे अधूरे वाक्यों से माया इस नतीजे पर पहुंची कि गुंडों ने नारायण को कार के नीचे कुचलने की कोशिश की थी। वह अस्पताल में है और वो कह रहे हैं कि इस बार तो उसकी टांगे ही तोड़ी है, अगली बार वे उसे जान से मरवा भी सकते हैं। ममता की कांपती हुई मुट्ठी में एक पुर्जा था जिस पर उसके भाई सर्वेश का नंबर लिखा था। माया ने झटपट नंबर मिलाया तो सर्वेश ने भी वही सब दोहरा दिया जो ममता कह रही थी। मैडम जी, आप तो बस अब जी बहन को प्लेन में बिठा दे, नारायण की हालत ठीक नहीं है मैडम जी। सर्वेश भी बहुत घबराया हुआ था, जैसे कि उसकी अपनी जान पर बनी हो। भाई से बात करके तो ममता के सब्र का बांध मानो टूट ही गया।
अब मैं जीकर क्या करूंगी मैडम, मैं तो उसी के लिए पैसा इकट्ठा कर रही थी, अब इस पैसे का क्या फायदा। कहकर उसने अपने थैले को ममता के कदमों में उलट दिया। अनगिनत तुड़े मुड़े पॉन्ड्स कारपेट पर बिखर गए। माया ने उसे तसल्ली देनी चाही, किंतु वो तो रोए ही चली जा रही थी, जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। ममता के टिकट आरक्षण के लिए माया अपने ट्रैवल एजेंट को फोन कर रही थी कि उसके दिमाग में आया कि क्यों ना वो भी ममता के साथ पटना चली जाए। ममता इस हालत में नहीं कि वो नारायण की कोई मदद कर सके। कहीं गुंडों के चक्कर में आकर न केवल अपना मेहनत से कमाया सारा धन ही गवा दे, बल्कि अपनी जान से ही हाथ धो बैठे। पटना जैसी जगह में किसी को पटाना होगा, किसी को मनाना होगा, किसी को हटाना होगा। ऐसे में धैर्य, नियंत्रण और कूटनीति से काम लेना होगा। सीधी सादी ममता को तो शायद इन शब्दों का अर्थ भी पता नहीं होगा। ममता ने जब सुना कि मैडम उसके साथ पटना चल रही है तो उसके चेहरे पर आश्चर्य, कौतूहल और अनुग्रह के भावों की छटा देखते ही बनती थी। स्पष्टतः माया के दिमाग में एक योजना बन रही थी। ममता को रसोई में व्यस्त करके माया स्वयं कंप्यूटर खोलकर बैठ गई। एक वेबसाइट के जरिए उसने एक 5 सितारा होटल में 2 कमरे, एक बड़ी जीप और एक ड्राइवर का इंतजाम कर लिया। पारस को उसने एक अच्छे वकील और सुरक्षा संबंधी प्रहरियों का प्रबंध करने की हिदायत दे दी, जो उन्हें एयरपोर्ट पर उतरते ही मिल जाने चाहिए। माया ने सोचा कि अच्छा हुआ कि बच्चे यहाँ नहीं है, वे उसे कभी भी ये जोखिम नहीं उठाने देते। पारस को भी रहस्यपूर्ण कारनामों में दिलचस्पी है, इसलिए उसने चूं चपड़ नहीं की, किंतु पटना के नाम पे वो भी हिचक रहा था। मैं पटना जा रही हूं, तुम कोई प्रश्न नहीं पूछोगे? माया के इस सवाल के बाद पारस के पास और कौन सा चारा बचा हुआ था। ठीक है, फिर मैं भी पटना आ रहा हूं और आप भी अब कोई प्रश्न नहीं पूछिएगा। पारस के आ मिलने से माया पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गई। बचपन में इस जोड़ी ने फर्श पर आटा बिछाकर पांवों के निशान से चोर पकड़कर मां के सम्मुख खड़ा कर दिया था। यह अलग बात थी कि वो जानती थी कि चोर घर का नौकर ही था, जो रात को छिप छिप कर मिठाई खाता था, और शक इन दोनों पर किया जा रहा था। शर्लक होम्स, मर्डर शी रॉट और कोलंबो जैसी रहस्यपूर्ण टीवी धारावाहिकों की दीवानी माया को जीवन में पहली बार जोखिम उठाने का मौका मिला है, जिसे वो आसानी से गंवाने वाली नहीं है। पटना के गुंडों से निडर माया सुबह की फ्लाइट का इंतजार कर रही है। ममता से अधिक बेचैनी उसे है। उसका प्लान फुल प्रूफ है। कड़े पहरे में वह नारायण को दिल्ली ले जाएंगे, इलाज करवाएंगे, और जब वह ठीक हो जाएगा तो पारस की फैक्ट्री में उसे कोई काम पर लगा दिया जाएगा। माया की व्यस्तता से ममता ने अनुमान लगा लिया है कि नारायण की बाल मजदूरी के दिन अब पूरे हुए। माया ने तय कर लिया है कि अब ममता घर घर के धक्के नहीं खाएगी। वो चाहे तो उसी के साथ रह सकती है। 3 दिन में मृत्यु वाला सपना इतना सजीव था कि माया ने अपनी मौत के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया था, किंतु इस वास्तविक घटना ने उसे पूरी तरह से जिला दिया था। कितनी भाग्यशाली है वो कि जीवन के उद्देश्य के साथ साथ उसे एक नई दिशा मिल गई है। उसके शरीर का रोम रोम स्पंदित हो रहा है और अंग प्रत्यंग फड़क रहे हैं। इतनी जिंदा तो जीवन में वो पहले कभी नहीं थी। तो ये थी ब्रिटेन की प्रतिष्ठित साहित्यकार दिव्या माथुर जी की लिखी कहानी अंतिम 3 दिन। इतनी दिलचस्पी के साथ, इतने धैर्य के साथ कहानी सुनने के लिए दस्तक टाइम्स के सभी दर्शकों का हार्दिक आभार।